ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। ये कहानी है एक नागिन के बदले की। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली ज्ञानवर्धक कहानी आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। वो किसान बैलों का जोड़ा लेकर अपने खेत को जोतता था। उसने अपने पूरे खेत को बैलों की सहायता से जोत दिया था। अब किसान के खेत में जोतने के लिए कुछ कोने ही बचे हुए थे जहां हल नहीं पहुंच सकता था। तो किसान अपने खेत के कोनों को जोतने के लिए कुल्हाड़ी लाता है और कुल्हाड़ी लाकर खेत के कोनों में खोदने लगता है। किसान कुल्हाड़ी की सहायता से खेत के 3 कोने खोद देता है, परंतु जब चौथे कोने में किसान पहुंचता है तो किसान देखता है कि वहां पर दीमक ने अपना घर बनाया हुआ है। किसान अपनी कुल्हाड़ी की सहायता से उस दीमक के घर को भी खोदने लगता है। जब किसान दीमक का पूरा घर तोड़ देता है तो उसे दिखता है कि एक सांप के 2 टुकड़े हो गए हैं जो दीमक के बिल के अंदर छुपा हुआ था। जब किसान सांप को 2 टुकड़ों में कटा हुआ देखता है तो वो किसान बड़ा दुखी हो जाता है। किसान मन में सोचने लगता है कि आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। किसान को अपने मन ही मन में बहुत पछतावा होता है। तभी वो देखता है कि उस दीमक के घर के अंदर एक छोटा सांप का बच्चा भी दिख रहा है। ये देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। किसान सोचने लगता है कि ये सांप का बच्चा शायद इसी मरे हुए सांप का है, लेकिन ये सांप तो मर चुका है, ये तो कट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यही सोचकर वो किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे से इसके पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसीलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चों की तरह इसका लालन पालन करूँगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूँगा। यही सोचकर वो किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसीलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं घर लेकर आया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की ही भांति करेंगे। उसके साथ का एक छोटा बच्चा था जो बहुत ही छोटा था। अब किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती है। वो भी बहुत भोलेपन की थी, बहुत सीधी थी, तो जैसा किसान कहता है वैसा किसान की पत्नी मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की भांति इसको रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथों सांप मर गया था उस वक्त उस बिल के अंदर वो सांप और उसका बच्चा था। नागिन उस बिल के अंदर नहीं थी। जब किसान उस सांप के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है तो पीछे से वो नागिन उस बिल पर आती है। तो नागिन देखती है कि उसका पति सांप 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और मारा हुआ पड़ा है। ये देखकर नागिन बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब वो नागिन उस बिल के अंदर जाती है और अपने बच्चे की तलाश करती है, तो उसे नागिन को उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। अब नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया। लेकिन ना ही उसका पति जीवित होता है और ना ही उसको उसका पुत्र मिल पाता है। अब अंत में जाकर के नागिन प्रतिज्ञा लेती है, अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं पूरा वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है। वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुल्हाड़ी से खोदने लग जाता है।
अब जैसे ही किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को उसी कुल्हाड़ी से खोदने लग जाता है जिससे सांप की मृत्यु हुई थी, तो उस कुल्हाड़ी पर सांप का खून लगा हुआ था। अब नागिन भी उस दिन उस बिल के बाहर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे ही किसान उस कुल्हाड़ी को लेकर जमीन खोदने लगता है तो उस नागिन की नजर उस कुल्हाड़ी पर चली जाती है। वो कुल्हाड़ी को देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। कुल्हाड़ी पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगी कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है। अब नागिन को यह पता चल जाता है कि उसके पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान का घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी, एक एक को चुन चुनकर मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती है। अब जैसे ही वो किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके अपने घर की तरफ लौटता है, अपने घर को जाता है, तो उसके साथ के पीछे पीछे वो नागिन भी किसान के घर की तरफ चल देती है। अब जैसे ही किसान अपने घर के अंदर घुस जाता है तो नागिन भी उसके साथ के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है तो किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पर भी जगह नजर नहीं आती है। तो किसान पास में पड़े एक कूड़े कचरे में घुसकर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि कब किसान अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूंगी। कुछ ही देर बाद फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है जो पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों ना इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म करूं ताकि इसको ये पता चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर वो नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नजर नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों से सांप की मृत्यु हुई थी, ये उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब इसने पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है। ये सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागता है। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है कि इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है। किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जाकर देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस लिया था। किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि किसी राजवैद्य से इसका उपचार करवा दें। लेकिन अब रात्रि के समय कोई राजवैद्य नजर नहीं आता है। अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र को जहर चढ़ जाता है और जैसे ही जहर चढ़ता है तो किसान के पुत्र के मुख से झाग निकलने लगता है। उसकी आंखें नीली पड़ जाती हैं, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण पखेरु हो जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है। अंत में किसान अपने पुत्र का देह संस्कार कर देता है और अपने दिल पर एक पत्थर रखकर विश्वास करता है। सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया, उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसको हम हमारे पुत्र की भांति लालन पालन करेंगे। अब वह किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसी को अपना पुत्र मान लेते हैं। अब कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है। आपकी बार नागिन सोच कर आई है कि इस बार मैं किसान को खत्म करूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है, आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। यही सोचकर नागिन किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी चकित रह जाती है। सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं।
नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी आश्चर्यजनक हो जाती है और अपने मन में ग्लानि करने लगती है। सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े दयालु हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है, अपनी आंखों से आंसू बहाती है और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। अब नागिन किसान के घर से वापस निकलकर चली जाती है और अपने पति के मृत शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, मुझसे भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी ग्लानि हो रही है। वह किसान और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। और वह नागिन बड़ा पश्चाताप करती है, रोती है, चिल्लाती है और अपनी करनी का पश्चाताप करती है। अब 1-2 दिन बाद में फिर से वह नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बात ये सोच कर जाती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई ड्रामा कर रहे हैं। तो वह नागिन देखती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारा तो कोई पुत्र है नहीं, हमारा एक पुत्र था वो भी खत्म हो गया है, अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे ही हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यजनक हो जाती है और नागिन को यह संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। अब वह नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है, और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं, और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कोई भी चीज मांगते हैं तो महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। अब वह नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती है। अब वह नागिन सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है, इसीलिए मुझे एक पुत्र प्रताप हो। उस नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद में एक पंडित और पंडिताइन एक छोटे से नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको मार देंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र के किसी भी तरीके से प्राण बच जाएं, इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। ये कहकर पंडित और पंडिताइन दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडिताइन के पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरे दिन जैसे ही किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडिताइन दोनों मरे हुए पड़े थे। ये देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस पंडित पंडिताइन ने हमें पुत्र दिया है वो लोग यहाँ मरे पड़े हैं। अब वह किसान पंडित और पंडिताइन का अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान की पत्नी पंडित के पुत्र का लालन पालन करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी सांप के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और ये नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में धर्मात्मा आदमी है। यही सोचकर नागिन वहां से वापस लौटने लगती है। लेकिन फिर नागिन के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। दोस्तों, उस नागिन के पास में नागमणि थी। अब वह नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ, इस चीज को तुम संभाल के रखना और ये चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए, कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। तब वह नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब वह किसान समझ जाता है कि ये तो वही नागिन है। फिर वह नागिन अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है कि हे किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति में गिनी जाती है, इसलिए मेरे पुत्र पर इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, ये बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है।
जब भी मेरा पुत्र किसी को यदि गलती से डस भी ले तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस स्थान पर नाग ने डसा है, तो तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ये कहकर नागिन वापस किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी अंतिम संस्कार करता है। इस तरीके से उस किसान का परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन के पुत्र यानी नाग दोनों को अपने पुत्र की भांति प्रेम करता है। कुछ समय निकलने के बाद वह नाग भी भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। अब वह नागिन का पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। उसके किसान के घर में किसी अन्य धन किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। वह किसान हमेशा धर्मपूर्ण में विश्वास रखता था। दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें ओम नमो शिवाय।